नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आधा मिनट पूरी खबर की शुरुआत करते हैं कोलकाता से आई बड़ी खबर के साथ। कोलकाता में प्रोटेस्ट से जुड़ी अहम खबर। कोलकाता में कल रात हुआ ब्लैकआउट प्रोटेस्ट। लाइट बंद करके मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतरे हजारों की संख्या में लोग। डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पीड़िता के परिजन भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लैकआउट प्रोटेस्ट जो किया गया, जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में इंसाफ दिलाने की जो मांग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। और कल किस तरह से कोलकाता में जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे, इसके अलावा इसमें आम लोग भी शामिल हुए और जो पीड़िता है उसके परिवार वाले भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। और ये ब्लैकआउट प्रोटेस्ट था जिसमें मोमबत्तियां जलाकर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की गई। तो कल रात कोलकाता की सड़कों पर फिर से हुजूम नजर आया। डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर ब्लैकआउट प्रोटेस्ट किया गया। घरों की लाइट्स को बंद करके लोग मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतरे। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल, शाम बाजार समेत हर जगह सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। राजभवन में भी लाइट बुझाकर समर्थन दिया गया इस प्रोटेस्ट को। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा। रेप और हत्या की घटना के खिलाफ कोलकाता में लोगों ने रात 9 बजे अपने घरों की लाइटें बंद कर दी। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग की। इस दौरान डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के श्याम बाजार में भी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। कई लोग कैंडल जलाते हुए तो वहीं कुछ लोग तिरंगा लहराते हुए भी नजर आए। कोलकाता में ब्लैकआउट प्रोटेस्ट को बीजेपी ने भी समर्थन दिया। कोलकाता में बीजेपी के नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। बीजेपी नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। मशाल जलाकर इंसाफ की मांग की। बीजेपी नेताओं ने विरोध रैली भी निकाली और अपने घरों की लाइटें बंद कर दी। आशाहत तो हुए हैं, लेकिन पूरे बंगाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें टिकाई हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आगे आने वाले समय में बहुत कुछ तय करेगा। विरोध के प्रतीक के रूप में पश्चिम बंगाल राजभवन की लाइटें भी बंद कर दी गई। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने राजभवन की लाइटें बंद करके मोमबत्ती जलाकर घटना के विरोध में प्रदर्शन का समर्थन किया। कोलकाता में डॉक्टर से हुई दरिंदगी के खिलाफ दिल्ली में भी डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। डॉक्टरों ने हाथ में बैनर लेकर न्याय की मांग की। तस्वीरें दिल्ली के एम्स की हैं, जहां बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे मेडिकल के इन छात्रों ने बैनर पोस्टर के साथ अपना आक्रोश जाहिर किया। जमकर नारेबाजी भी की गई। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ डॉक्टरों ने पैदल मार्च भी निकाला। विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि कोलकाता के लेडी डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 1, 2, 3, 4 पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान मारपीट का आरोप लगा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में कूच बिहार में हो रहे प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शनकारियों की पिटाई का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इधर टीएमसी ने हमले के आरोपों को गलत बताया है। कल बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी किया था। बीजेपी की लिस्ट में क्या क्या समीकरण है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 67 नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट की बड़ी बात यह है कि सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। अनिल विज अंबाला कैंट से ही चुनाव के मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से उम्मीदवार बनाया गया है। सोहना सीट से तेजपाल कंवर को टिकट दिया गया है, तो उसके साथ ही बादशाहपुर से नरबीर सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इधर लिस्ट के जारी होते ही हरियाणा बीजेपी में बगावत है। टिकट कटने से नाराज कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। सुखविंदर मांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। बीजेपी नेता शमशेर गिल ने भी पार्टी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने
बीजेपी छोड़ी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद से ही दनादन इस्तीफे शुरू हो गए। वहीं बीजेपी नेता शमशेर गिल और सोनीपत में बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की खबरों से कांग्रेस में घमासान मचा है। केसी वेणुगोपाल से मिले बादली के विधायक कुलदीप वत्स बादली से ही चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। सोर्सेज बता रहे बजरंग पुनिया भी बादली से टिकट चाहते हैं। पूरे देश ने प्यार दिया है और झज्जर में बजरंग पुनिया के बादली सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स एक्टिव हो गए। कुलदीप वत्स ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। खबरों के अनुसार कुलदीप वत्स बादली सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल ने वत्स को दूसरी सीट और बेहतर पद ऑफर किया है, लेकिन फिर भी कुलदीप वत्स बादली सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में बादली सीट को लेकर कांग्रेस में पेच फंसता नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहलवानों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। वो लोग राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे थे। मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया, आज वही लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, जिससे साफ है कि वो राजनीति कर रहे हैं। एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। इधर केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। केजरीवाल ने कोर्ट में दायर की है 2 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सीबीआई के मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया था। बता दें कि ईडी मामले में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब सीबीआई मामले का फैसला होना बाकी है। इधर वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की तीसरी बैठक है आज। रेलवे, सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेंगे। जेपीसी की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। राजस्थान से खबर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 9वीं की छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल के रंग में बदलाव करने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बिना वजह साइकिल का रंग बदलकर करोड़ों रुपए खर्च कर शिक्षा का भगवा रंग करना चाहती है। हमें केसरिया से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हमें केसरिया कोई देगा तो हम केसरिया बांट देंगे, हरी देगा हरी बांट देंगे, ब्लैक देगा ब्लैक बांट देंगे। तो हम कलर की राजनीति नहीं करते। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि कांग्रेस ने केसरिया रंग बदलकर काला कर दिया था। इसके पहले भी केसरिया रंग था साइकिल का, कि कांग्रेस ने बदल करके काला कर दिया था। भोपाल से अहम खबर। भोपाल में स्कूली छात्राओं के प्रोटेस्ट पर टीवी9 की खबर का असर हुआ है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान आ गया है। बेटियों की समस्या का निराकरण हमारी प्राथमिकता है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उदय प्रताप सिंह की तरफ से यह बयान। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भोपाल के सरोजिनी नायडू स्कूल में क्यों हंगामा हो गया था। भोपाल के सरोजिनी नायडू कॉलेज में बुधवार को छात्राओं ने एक शिक्षिका पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप था कि स्कूल में देर से पहुंचने पर शिक्षिका उनसे सजा के तौर पर साफ सफाई का काम करवाती है और उन्हें कई तरह से प्रताड़ित करती है। हंगामा कर रही छात्राओं की मांग थी कि शिक्षिका को तत्काल हटाया जाए। हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने मामले में तत्काल एक्शन लिया और शिक्षिका को हटाने का फैसला लिया है। इसके बाद छात्राओं का गुस्सा शांत हुआ। अहम खबर। आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री वोंग से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों में कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। पीएम मोदी सेमीकंडक्टर कंपनियों के मालिकों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर दक्षिण पूर्व एशियाई देश की अपनी 5वीं आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज सिंगापुर के संसद में आधिकारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल बातचीत होगी और फिर सेमीकंडक्टर कंपनियों के मालिकों से भी मुलाकात होगी। पीएम मोदी भारतीय छात्र को भी संबोधित करेंगे। पीएम शाम 4:15 बजे भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल जब पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान महिलाओं ने उन्हें राखी भी बांधी। पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। लोगों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। इस दौरान एक महिला ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी भी बांधी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल भी बजाया। पीएम मोदी के स्वागत में सबसे खास था पारंपरिक नृत्य, जिसमें भारतीय समुदाय की महिलाओं के साथ ही सिंगापुर मुल्क की महिलाओं ने भी नृत्य किया था। पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के घर पहुंचे। उस वक्त सिंगापुर के पीएम ने खुद बाहर आकर पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। और अब बात करते हैं बाढ़ से बेहाल आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को जाना। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी ने बुधवार को विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान शर्मिला रेड्डी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। दौरे के बाद शर्मिला रेड्डी ने कहा कि विजयवाड़ा में बाढ़ से 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि 35,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। विजयवाड़ा में बाढ़ से 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। शर्मिला रेड्डी ने केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी की है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्र सरकार ने एक टीम का गठन किया है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ के बाद बिगड़ते हालातों पर केंद्र सरकार की भी नजर है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी है कि आंध्र प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की टीम का गठन किया है। ये टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का आकलन करेगी और तत्काल राहत की सिफारिशें करेगी। बता दें कि आंध्र प्रदेश में भारतीय सेना भी राहत कार्य में जुटी है। प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से खाद्य सामग्री और दवाइयों की आपूर्ति की जा रही है। राजस्थान के उदयपुर में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सब्जी मंडी में पानी भरने से सब्जियां बह गई। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 2 दिनों में हुई भारी बारिश से उदयपुर की झील लबालब भर गई है। भारी बारिश के कारण उदयपुर में सब्जी मंडी में भी पानी भर गया है, जिसके कारण सब्जियां पानी में बह गई। इधर उदयपुर के ओगना रोड से लापरवाही का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां पुल पर पानी आ जाने के बाद भी पुल पार करने की कोशिश करते हुए दूध विक्रेता की जान पर बनाई। पानी के तेज बहाव में दूध विक्रेता की बाइक बह गई। गनीमत रही कि लोगों ने दूध विक्रेता की जान बचा ली। और चलिए सीधा रुख करते हैं सिंगापुर का। सिंगापुर की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये देखिए जो स्वागत है प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक तौर पर सिंगापुर में किया जा रहा औपचारिक का स्वागत। सिंगापुर में ये तस्वीर आपके सामने। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो कि उनके साथ मौजूद है। 2 दिन की यात्रा है सिंगापुर की प्रधानमंत्री की और दोनों देशों के जो सामरिक रिश्ते हैं, जो दोनों देशों के अलग अलग क्षेत्र में, चाहे उद्योग हो या फिर तकनीक हो, इन सभी में, इन रिश्तों में और ज्यादा सुधार और ज्यादा बेहतर करने की तरफ इस यात्रा को देखा जा रहा है। कल यानी कि बुधवार को प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंच गए थे और आज ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का औपचारिक तौर पर स्वागत किया जा रहा है। कल की अगर बात की जाए तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री की तरफ से डिनर भी रखा गया था। प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए प्रधानमंत्री के स्वागत में और आज उद्योगपतियों और भारतीय छात्रों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ब्रुनेई के दौरे पर पहुंचे और अब इसके बाद सिंगापुर के दौरे पर है और दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं खासतौर पर, और इसमें सेमीकंडक्टर को लेकर भी अहम समझौते हो सकते हैं, जो जानकारी सामने आ रही है इस विजिट में। और चलिए अब खबर यूपी से। यूपी के बागपत से खबर है। बागपत में बुधवार को ही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बागपत की सड़क पर गाड़ियां बहती हुई नजर आई।
बागपत में बुधवार को हुई बारिश के बाद शहर की सड़कों पर सैलाब बह निकला। बागपत के खेड़का इलाके में पानी का बहाव इतना तेज था कि एक कार पानी में बहने लगी। भारी बारिश के कारण खेड़का इलाके में इतना पानी भर गया कि कई दुकानें जलमग्न हो गई। लगातार हुई बारिश से बागपत में हालात काफी खराब हो गए हैं। जल भराव के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी भर जाने से दुकानों में रखा सामान भी खराब हो रहा है। बारिश के मौसम में वाटरफॉल के आसपास लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसकी बानगी बुधवार को मिर्जापुर में देखने को मिली, जब 2 युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। मिर्जापुर के वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों को लापरवाही भारी पड़ गई। वाटरफॉल के बीच में जाकर मस्ती कर रहे दोनों युवक अचानक पानी बढ़ने से एक चट्टान पर फंस गए। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों का रेस्क्यू शुरू किया। पुलिस ने रस्सी की मदद से दोनों युवकों का रेस्क्यू किया और उन्हें सकुशल बाहर निकाला। दोनों युवक वाराणसी के रहने वाले हैं और पिकनिक मनाने मिर्जापुर वाटरफॉल आए थे। इस दौरान पानी के तेज बहाव में वो वहाँ फंस गए। लखनऊ से खबर। लखनऊ में बारिश के बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक 6 साल की बच्ची नाले में गिर गई। बुधवार को लखनऊ के वजीरगंज इलाके में 6 साल की बच्ची नाले में गिर गई। बच्ची नाले के पास खेल रही थी, तभी उसका पैर फिसला और वो नाले में जा गिरी। इस दौरान नाले में बहाव इतना तेज था कि बच्ची पानी के तेज बहाव में बह गई। इधर बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव काफी तेज था। इस कारण बच्ची को बचाने का समय नहीं मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम लगातार बच्ची की तलाश कर रही है। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जयदीप आपटे को थाने से हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने कुल 7 से ज्यादा टीमें ठेकेदार जयदीप आपटे की तलाश में लगाई थी। ये टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही थी। ठेकेदार जयदीप आपटे को शिवाजी 35 फुट ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए ठेका दिया गया था। प्रतिमा के निर्माण के बाद पीएम मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर मालवन तहसील के किले में शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया था, लेकिन ये मूर्ति पिछले महीने ही गिर गई। मूर्ति गिरने के बाद मालवन पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल और मूर्तिकार जयदीप आपटे के खिलाफ केस दर्ज किया था। फिल्म धूम 2 की तर्ज पर भोपाल के एक म्यूजियम में 15 करोड़ के सिक्के चोरी होने का मामला सामने आया है। फिल्म धूम 2 में ऋतिक रोशन जिस तरह से म्यूजियम में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, उसी तर्ज पर भोपाल के स्टेट म्यूजियम में 15 करोड़ के पुरातन महत्व के सिक्कों की चोरी हो गई। चोर रविवार को म्यूजियम में घुसा और सोमवार को छुट्टी वाले दिन सभी सिक्कों की चोरी हो गई। मंगलवार को जब म्यूजियम खुला तो चोरी की वारदात की जानकारी लगी और पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो चोर म्यूजियम में ही छुपा हुआ मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सिक्के भी बरामद कर लिए हैं। सिद्धार्थनगर में एक महिला के साथ एम्बुलेंस में छेड़खानी का मामला सामने आया है। दावा यह किया जा रहा है कि विरोध करने पर एम्बुलेंस कर्मियों ने पीड़िता के पति समेत परिजनों को बाहर फेंक दिया। मामला सिद्धार्थनगर के गोनहाताल का है, जहां एक महिला का बीमार पति नहीं रहा। दूसरा इनका आरोप है कि एम्बुलेंस वाले ने उनके साथ छेड़छाड़ की। कहा था कि फैजाबाद नहीं बिक जाये तब पीछे बैठा दे, फिर वहीं से छेड़खानी शुरू करे के दिक्कत करे लगल हमें। पीड़िता के भाई ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ऐसी घटना की शब्द भी शर्मसार हो जाए, शब्दों की सीमा से परे निंदनीय। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सरकार है क्या? और अब खबर बिहार से, जहां पर लोगों ने एक महिला और उसके पति को अर्धनग्न करके ढोल नगाड़े के साथ पूरे गांव में घुमाया। बिहार के जमुई में शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक महिला और उसके पति के साथ गांव वालों ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए ग्रामीणों ने पति पत्नी को ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गांव में अर्धनग्न करके घुमाया। दोनों को चप्पल की माला भी पहनाई गई। इस दौरान महिला के बाल भी काट दिए गए। पीड़िता की शिकायत के बाद 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें पूरे गाँव में कैंप भी कर रही है। मध्य प्रदेश के कटनी से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। एक पिता ने अपने 4 साल के बेटे को गोली मार दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली।
कटनी के नई बस्ती में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को गोली मार दी। उसके बाद उसने पत्नी को भी मारना चाहा, लेकिन उसने भागकर अपनी जान बचा ली। उसके बाद शख्स ने कमरे में जाकर खुद को भी गोली मार ली। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि शख्स कुछ दिनों से कर्ज को लेकर परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने पिता और पुत्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पत्नी का बयान दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया। भागवत कथा की ये तस्वीरें पटना में तेज प्रताप यादव के आवास की है, जहां 2 सितंबर से भागवत चल रही है। इसमें भागवत कथा का पाठ करने के लिए वृंदावन से कथावाचक आए हैं। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव भी कथा सुनने के लिए बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया, पर लालू प्रसाद ने कहा कि सभी लोगों को भागवत कथा सुननी चाहिए। उन्होंने सभी लोगों के स्वास्थ्य और निरोग रहने की कामना भी की। ईश्वर से मांगने आए थे, निरोग रहे सब दुनिया, सारा लोग स्वस्थ रहे। बहराइच में भेड़ियों की दहशत को उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्य जीव आपदा घोषित कर दिया है। खबर आप देखिए। बहराइच के मेहसी तहसील में भेड़ियों के आतंक को उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्य जीवन आपदा घोषित कर दिया है। इससे न सिर्फ भेड़ियों को पकड़ने के ऑपरेशन में तेजी आएगी, बल्कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। दरअसल किसी क्षेत्र को वन्य जीवन आपदा क्षेत्र घोषित करने से होने वाली घटनाओं में मुआवजा मिलने में आसानी होती है। बुधवार को बहराइच के दौरे पर आए वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सर्च ऑपरेशन की जानकारी भी ली। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भारतीय खिलाड़ियों ने 4 मेडल अपने नाम किए। पेरिस में जारी पैरालंपिक गेम्स में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बुधवार तक भारत ने पैरालंपिक गेम्स में 24 पदक अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। बुधवार को भारत के खाते में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल आए। तीरंदाजी में हरविंदर सिंह और मेंस क्लब थ्रो में धर्मवीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। वहीं गोला फेंक में सचिन सर्जेराव खिलाड़ी और क्लब थ्रो में पंडम सुरमा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्थापना दिवस के मौके पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्थापना दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर मत्था टेका। श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्थापना दिवस उत्सव के चलते स्वर्ण मंदिर को शानदार रोशनी से सजाया गया। मत्था टेकने आए श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर के आसपास दीपक जलाए, जिसके बाद हजारों दीपकों की रोशनी में स्वर्ण मंदिर जगमगा उठा।